अध्याय। अ, इसके पहले जो क्लास हुआ उस क्लास में हमने पंचमी का अध्ययन किया था। तो पंचमी जो विभक्ति है तो वो किस लिए हमें हम यूज करते हैं, उसका उपयोग क्या है, अर्थ क्या है, तो हमने देखा था। तो हमने पंचमी विभक्ति का अध्ययन किया। तो पंचमी विभक्ति जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द में, जैसे कि हम उसका उदाहरण बुद्ध शब्द के लिए करते हैं। बुद्ध शब्द ये अकारांत शब्द है। तो अकारांत शब्द का जो भी डिक्लेरेशन है या विभक्ति है, तो हमने प्रथमा विभक्ति से लेकर अब तक पंचमी विभक्ति तक हमने अध्ययन किया है। तो आप सभी को पता है प्रथमा विभक्ति का क्या अर्थ होता है, द्वितीया का क्या अर्थ होता है, तृतीया का क्या अर्थ होता है, चतुर्थी का क्या अर्थ होता है और पंचमी का क्या अर्थ होता है, और किस सिचुएशन में हमें क्या दिखाना है, क्या कहना है। तो उस सिचुएशन में हम उस विभक्ति का अर्थ प्रत्यय के द्वारा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, प्रत्यय के द्वारा, मतलब हर एक विभक्ति की जो प्रत्यय होते हैं उसके द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसे कि पंचमी का अर्थ हमें प्रकट करना है, तो हम उस पंचमी की जो प्रत्यय एक वचन और अनेक वचन में दिए हुए हैं, तो उससे हम वो शब्द को, जिससे हमें वो अर्थ प्रकट करना है, उस शब्द का अर्थ प्रकट करना है, उस शब्द को हम उस विभक्ति के प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे कि गांव को अगर गांव से अगर हमें बोलना है या समझाना है, तो हम गाम शब्द से पंचमी के जो प्रत्यय है वो जोड़ देंगे। जैसे कि गामा, गामस्मा या गामम्मा, ऐसे विभक्ति के प्रत्यय जोड़ने से हमें पता चल जाता है कि ये जो कुछ होने वाला है, या इस शब्द का अर्थ जो है गांव से, मतलब वो गांव और वो आदमी, वो इंसान जो भी है व्यक्ति, वो गांव से दूर जा रहा है, मतलब उनका विरह हो रहा है। तो इसी तरह हमने चतुर्थी का भी देखा, तृतीया का भी देखा। और सब जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उन्होंने अच्छी तरह से उसको समझ भी लिया है, क्योंकि जो गृहपाठ जो भेज रहे हैं सब विद्यार्थी, सब तो नहीं भेज रहे, लेकिन 10, 15, 20% जो है, मतलब 100 में से 15 या 20 स्टूडेंट्स, दे आर वेरी कीन और सिंसियर। वो मुझे जो मैंने बताया है वैसा करके वो होमवर्क भेज रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। बाकी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी नहीं कर सकते, कर रहे हैं, तो आगे जाके इसका जो गृहपाठ जो है या प्रैक्टिस है वो जरूर करें। नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे जैसे हम अभी आगे जाएंगे, तो मैं खूब बहुत डिटेल में अभी नहीं बताने वाला हूँ। ये मैं आपका फाउंडेशन जो है, बेसिक जो है, वो मैं क्या बोलते हैं, ये डेफिनेटली अच्छी तरह से मैं उसको करवा रहा हूँ। तो आप अच्छी तरह से ध्यान दें। तो ये जो छठी विभक्ति जो है, पंचमी विभक्ति है, तो मैंने आपको ये भी बताया कि ये पंचमी विभक्ति जो है, पंचशील के जो शब्द है वो पूरे इस बताया या नहीं मुझे पता नहीं, शायद बताया होगा। पंचशील के जो पूरा जो है पंचशील, वो पंचमी विभक्ति में ही है, क्योंकि हर एक जो भी है अकुशल कर्म जो है, उससे हमें क्या होना है, विरह, मतलब विरम होना है, मतलब उसमें हमें ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेना है, उससे हमें अलग होना है। तो ऐसा पंचमी का अर्थ पंचशील में हमें देखने के लिए
मिलता है। तो आज हम छठी विभक्ति का अर्थ और उसके जो उदाहरण है वो देखेंगे। अभी छठी विभक्ति जो है उसे पाली में संबंध कहते हैं, मतलब रिलेशन। क्या कहते हैं? संबंध या रिलेशन। क्योंकि ये जो विभक्ति जो है, ये विभक्ति किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं। दो व्यक्ति का दो व्यक्ति का संबंध हर एक को जोड़ता है, या दो वस्तु का संबंध दिखाता है। मतलब संबंध दिखाना मतलब रिलेशन जो जो है वो दिखाते हैं। ये एक उसका तरीका हो गया या प्रकार हो गया, या इसका ये पहला उपयोग हो गया। और दूसरा जो है वो पॉजेसिव, मतलब मालकी हक, मतलब मालकिना हक जो होता है वो दिखाता है। मतलब कोई चीज अगर आपकी हो तो वो दिखाने के लिए भी छठी विभक्ति का यूज किया जाता है, मतलब उसका उपयोग किया जाता है। मालकी हक मतलब पोजेशन अगर दिखाना है किसी को, तो छठी विभक्ति विभक्ति के जो प्रत्यय है वो उसका उपयोग कर सकते हैं। ये दूसरे प्रकार का उसका उपयोग हो गया छठी विभक्ति का। तो पोजीशन और संबंध, ये दो जो यूज जो है, ये दो उपयोग जो है, ये बड़े पैमाने पे त्रिपिटक में भी मिलते हैं। और जो पाली का दूसरा टेक्स्ट जो है, अदर टेक्स्ट जो है, तो उसमें भी मिलते हैं। तो इसे संबंध पाली में कहते हैं, और इंग्लिश में हम छठी को जेनेटिव कहते हैं। जेनेटिव, जेनेटिव केस। अभी इसके जो उपयोग जो है, मैंने आपको दो या तीन ही बताए, लेकिन इसके उपयोग बहुत सारे हैं। हर एक विभक्ति के बहुत सारे उपयोग है। वो पाली एडवांस में हम सीखेंगे। तो हम जो बेसिक जो है, बेसिक जो उसके अर्थ है, उपयोग है, हम अभी उसको पढ़ने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं। तो मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, और छठी विभक्ति का जो प्रत्यय जो है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल लेंगे। छठी विभक्ति, इसे हम संबंध के संबंध या मालकी हक, इसमें हम इसको यूज करते हैं। इसे जेनेटिव कहा जाता है, जेनेटिव केस। और इसके जो प्रत्यय जो है, छठी विभक्ति, ये एक वचन और बहुवचन, इसमें स आता है, डबल स, और इसमें आनंद आता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि चतुर्थी विभक्ति में भी ये डबल स आया था और आनंद आया था। चतुर्थी विभक्ति में एक एडिशनल प्रत्यय आया था, वो आय था, लेकिन छठी विभक्ति में वो नहीं है। तो छठी विभक्ति का जो स जो है, आनंद प्रत्यय जो है, ये बहुवचन में आता है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये संबंध दर्शाता है या पोजीशन दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे गामस
बालको, गामस्य बालको। यहाँ पर देखिए, ये जो गाम शब्द है, मूल शब्द, उसे स लग गया है, डबल स। तो ये डबल स जो है, ये छठी विभक्ति का प्रत्यय है, और वो हमें अभी संबंध या पोजीशन दर्शाएगा। तो क्या इसका मीनिंग क्या हो गया? गामस्य बालको, इसका मीनिंग हो गया गांव का लड़का, गांव का लड़का। ये छठी विभक्ति का ट्रांसलेशन करने के वक्त हमें मराठी में उसका सा, ची और चे, इसके जरिए हमें उसका ट्रांसलेशन करना है। मतलब आ, याचा, याची, याचे, या आ, मतलब श्रवणाचा, श्रवणांचे, या भिक्खुनींची, वगैरह वगैरह। जे जिस तरह से ये पोजीशन होगा, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, चा, ची, चे हम यूज करेंगे। अभी गामस्य बालको, तो ये गांव का लड़का, इसका मतलब हुआ गा, गावाचा मुलगा। ओके। या ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणस्य पुत्रो, तो ये डबल स यहाँ पे लग गया। तो ये छठी विभक्ति में है ब्राह्मणस्य, क्योंकि ये पुत्तो जो है वो उनका है, मतलब संबंध दर्शाता है या पोजीशन दर्शाता है। मतलब ये ब्राह्मण का पुत्र है, ऐसा इसका मीनिंग हो गया। ब्राह्मणस्य पुत्र, यहाँ पे मूल शब्द है ब्राह्मण। स, ये जो है जेनेटिव विभक्ति का स, डबल स प्रत्यय यहाँ ब्राह्मण को लग गया, तो ब्राह्मण स मतलब ब्राह्मण का। क्यों मराठी में हम कहेंगे ब्राह्मणाचा, ऐसा ऐसा। तो ब्राह्मणस्य पुत्तो, इसका मतलब यहाँ पे देखिए बालको, पुत्तो, ये एक वचन में यहाँ पे लिखा है। हम्म ये ओ प्रत्यय है, बालक अकारांत शब्द है, ओ लग गया बालको, पुत्र ये अकारांत शब्द है, ओ लगाया तो ब्राह्मणस्य पुत्तो का मतलब हो गया ब्राह्मण का लड़का, या ब्राह्मणाचा मुलगा। ओके। मनुष्यस्य, मनुष्यस्य गेहं। अभी मैंने यहाँ पे गेहंग लिखा है, गेहो नहीं लिखा, क्योंकि ये गेहंग जो है नपुंसकलिंग है। तो मनुष्यस्य गेहंग, इसका मतलब क्या होगा? मनुष्य का घर, मनुष्य का घर, या मनुष्याचे, मनुष्याचे घर। तो इसी तरह ये डबल सोज जो है, ये आपको संबंध दर्शाता है या पोजीशन, मतलब मालकिना हक का अधिकार जो होता है वो दिखाता है। अभी अगर हम देखें, बालकस्य, बालकस्य पोत्थकम, तो बालकस्य पोत्थकम का मतलब क्या हो गया? बालक का किताब, पोत्थकम मीन्स किताब। तो ये बालकस्य पुस्तकम का मतलब हो गया बालक का किताब। इसका मतलब हो गया कि ये जो किताब जो है, ये बालक का, उसका मालकिना उसका खुद का है। वो किताब इसके पोजीशन में है, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो बहुत सारे ऐसे अर्थ है, एग्जाम्पल है। ये आपको अभी मैंने जो प्रत्यय लगाकर
ये जो उदाहरण दिए और सारे उदाहरण भी हम देखेंगे इसमें। अम, ये बालको रजकस साटकम, ये पार्ट नंबर 5 है। आपको दिखाई दे रहा है ये जी जी। दिखाई दे रहा है? ओके, बहुत अच्छा। लेकिन पाठ नंबर 5 अलग है ना? क्या? 5 नंबर क्या? हम अभी पाठ नंबर 5 देख रहे हैं ना? हाँ, छठी विभक्ति। तो उसका पार्ट नंबर क्या है? पाठ नंबर उसका 6 है। 6 है ये। ओके हाँ, ओके। और पेज क्रमांक 23। हाँ, ये आ गया देखो, छठी विभक्ति। हम्म, केदारनाथ जी को कोई प्रॉब्लम है? उन्होंने हैंड रेस सर किया मी है। हेच सांगणार होतो. पाठ 6 पेज नंबर 23 हेच सांगणार होतो. जो मूल शब्द होते हैं उसे डबल सो जोड़ते हैं, और बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्द के अंत में आनंद जोड़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो उदाहरण दिए, नर ये मूल शब्द है, और उसे डबल स मतलब छठी का जो प्रत्यय है एक वचन में, उसे जोड़ दिया, तो वो शब्द हो गया नरस। मतलब मनुष्य का, मनुष्य की और मनुष्य के। हम मराठी में उसको क्या कहते हैं? चा ची चे, मनुष्याचे, मनुष्याची, मनुष्याचे, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया है एक वचन में मातुल, और उसे डबल स छठी विभक्ति का प्रत्यय जोड़ दिया, तो वो बन गया मातुलस। मतलब मामा का, मामा की, मामा के। ये इसका ऐसा मतलब हो गया। तीसरा उदाहरण दिया है कस्सक स। तो मूल शब्द है कस्सक, मतलब किसान। तो उसे डबल स छठी का प्रत्यय जोड़ दिया है एक वचन का, तो वो शब्द हो गया कस्स कस्स। कस्स कस्स ऐसा नहीं कहना है, तो कस्सक स, क्योंकि मूल शब्द यहाँ पे आपको एक साथ ये करना है। ये यहाँ पे कस्स कस्स ऐसा नहीं कहना है, कस्सक स। तो इसका मतलब हो गया किसान का, किसान की, किसान के। उसी तरह बहुवचन में जो प्रत्यय जो है वो है आनंद। ये आनंद प्रत्यय है बहुवचन में, छठी विभक्ति का। तो नर को अगर ये मूल शब्द नर को अगर वो जोड़ दिया जाए, तो उसे वो शब्द बन जाएगा नरान। तो वो अनेक वचन में होने के कारण हम उसका ट्रांसलेशन कैसा करेंगे? मनुष्य को मनुष्य को उनका, मनुष्य को की, मनुष्य को के, ऐसा उनका ट्रांसलेशन हो जाएगा। मातुल को आनंद जोड़ दिया, अनेक वचन का प्रत्यय, तो वो बन गया मातुल आनंद। तो मामाओं का, मामा उनकी, मामा उनके, इसका वो ट्रांसलेशन हो जाएगा। ट्रांसलेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर क्लास। मतलब आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए परफेक्ट। ये अपना एक गोल है, टारगेट है। इसीलिए उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं सब। ओके। कसक प्लस आनंद, मतलब कसक आनंद, किसानों का, किसानों की, किसान। तो ये इसी तरह यहाँ पे छठी विभक्ति का विवरण दिया है। और अभी नीचे जो दिया है यहाँ पे वाक्य रचना के लिए उदाहरण एक वचन, तो हम यहाँ पे देखेंगे नरस्य पुत्तो भक्तंग याचति। यहाँ पे छठी विभक्ति का जो शब्द जो है वो है नरस्य। इसमें आ,
इसमें जो नर शब्द है, नर, वो क्या है? मूल शब्द है। और उसे क्या जोड़ दिया है? डबल स, तो बन गया नरस। तो इसका मतलब होता है, नरस का मतलब जो होता है वो क्या है? नर का। अभी कौन है नर का? किसके साथ उसका रिलेशन दिखाई देता है? तो पुत्र। तो मतलब ये नर का पुत्र, भत्तंग याचती, ऐसा इसका मीनिंग हो गया। अभी यहाँ पे तो क्रियापद जो है याचती है, वर्तमान काल है, की प्रत्यय है, ये तो सब छह जो स्टेप्स जो है वो तो आप अच्छी तरह अभी जान गए हैं और लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं। और जो याचती को हम अगर ये कहे, क्वेश्चन करें कि कौन याचना करता है, तो हम अभी यहाँ पे सिर्फ कुत्तो ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे सिर्फ कुत्तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये कुत्तो का जो रिलेशन है किसी के साथ है, इस नर के साथ है। तो ये जो पूरा जो है नरस कुत्तो, ये एक्शन कर रहा है, मतलब ये नाम हो गया। मतलब पठमा विभक्ति का ये पठमा विभक्ति का ये नाम हो गया। मतलब क्रिया करने वाला कौन है? वो कुत्ता है, लेकिन उसका भी मीनिंग और ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। मतलब नर का पुत्र है। तो हम यहाँ पे कर्ता जो है क्या है? नरस पुत्तो ऐसा कहेंगे, ओनली, नॉट ओनली पुत्तो। और अगर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं क्रियापद को, वो क्या याचना करता है? तो वो भत्तन, मतलब खाने की याचना करता है। तो नरस पुत्तो भत्तन याचती, इसका मतलब होता है नर का पुत्र खाना मांगता है या याचना करता है, याचना करता है। उस मनुष्य का बेटा। अभी ये उस जो है यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो तंग नरस्य पुत्तो हो जाएगा। उसका मतलब होता है तंग, पाली में, मतलब ये प्रोनाउन में चला जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन करने के लिए ये आपको मालूम होने के लिए ठीक है, उस यहाँ पे लिखा है। तो मनुष्य का बेटा भात मांगता है, मतलब मनुष्याचा मुलगा भात मागतो। भत्तंग का मतलब है खाना भी होता है, भात भी होता है। ओदनंग का एक्चुअली, ओदनंग का मतलब जो होता है वो राइस होता है, मतलब भात होता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी भत्तंग का भी मतलब भात दिया गया है। दूसरा जो उदाहरण हम एक वचन में देख रहे हैं, मातुलस्य सहायको रथं आहारति। इसका मतलब होता है यहाँ पे मातुलस्य। तो आप एक बात ध्यान में रखिए, अगर ये डबल स, मतलब छठी विभक्ति का जो भी शब्द आएगा, तो उसके आगे पठमा विभक्ति का शब्द आएगा ही आएगा, अगर छठी शब्द हो। तो यहाँ पे देखिए पुत्तो, सहायको, ये नीचे जो है सुपरो। तो ये हमको इसका निरीक्षण करना है। तो हम अभी मातुलस्य सहायको रथम आहारति ऐसा रीडिंग करेंगे, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर हम मातुलस्य सहायको ऐसा कंबाइन ये करेंगे, तो उसका मीनिंग प्रॉपर आपको समझ में आएगा। तो मातुलस्य सहायको मतलब मामा का मित्र, मतलब मामा का मित्र किसको लाता है? रथ को लाता है। आहारती वर्तमान काल, ये प्रथम पुरुष एक वचन। वो क्या लाता है? तो रथ को लाता है। तो मातुलस्य सहायको का मतलब होता है मामा का मित्र। ओके। और
ये अभी तीसरा जो उदाहरण है, कसक स सुकरो दीपं धावती, मतलब कसक म्हणजे किसान का, ये स जो है ये क्या है, ये छठी विभक्ति का क्या हो गया, छठी विभक्ति का प्रत्यय यहाँ कसक को लग गया, तो कसक स सुकरो, मतलब सुकरो मतलब सुअर, मतलब डुक्कर, मराठी में उसे डुक्कर कहते हैं। तो सुकरो दीपं धावती, मतलब किसान का सुअर, एक वचन में है, कस कस सुकरो, मतलब किसान का सुअर द्वीप की ओर दौड़ता है, टुवर्ड्स द द्वीप, मतलब बेट जो कहते हैं ना, बेट, वो यहाँ पे उसको उसका मीनिंग है बेट। ओके, यहाँ पे थर्ड नंबर जो सेंटेंस है, यहाँ पे छठी विभक्ति का जो शब्द है वो कौन सा है, कस कस, यहाँ पे डबल स उसको लग गया है, तो ये छठी विभक्ति का शब्द हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया किसान का, ये नीचे यहाँ पे दिया है, उसका मतलब दिया है किसान का। और सुकरो दीपक धावती, ये तो आपको अभी पता होगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि धावती क्या है, क्रियापद है, और कर्ता जो है अभी कौन है, कस कस, कस कस सुकरो, मतलब किसान का सुअर, ये यहाँ पे अभी क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो ये जो सुअर जो है वो कहाँ दौड़ रहा है, द्वीप की ओर दौड़ रहा है, मतलब कम जो है द्वितीय विभक्ति जो है यहाँ पे दीपंग हो गई है, और धावती। तो इसी तरह यहाँ पे एक वचन का हमने देखा। अभी हम देखेंगे बहुवचन। तो नर शब्द को हमने यहाँ पे, नर शब्द जो है क्यों आता है समझ नहीं आता। ठीक है, ये नरानन कुत्ता भत्तंग याचती, मतलब नर मूल शब्द है और आनंद ये प्रत्यय यहाँ पे लग गया है। तो नरानन कुत्ता, तो अभी देखिए ये दोनों पुत्त शब्द भी अनेक वचन में है, और ये जो नर शब्द जो है ये भी अनेक वचन में है। तो नरानन कुत्ता मतलब अनेक नर के बेटे, मतलब नर का मतलब मनुष्य भी होता है, तो मनुष्यानंद, मनुष्यों के मनुष्यों के बेटे। तो भत्तंग याचंती मतलब भात मांगते हैं, तो यहाँ पे आनंद प्रत्यय लग गया। वैसे ही मातुल को आनंद प्रत्यय लग गया, मातुल प्लस आनंद सहायका रथे आहरंती, मतलब मातुल आनंद सहायका रथे आहरंती। तो ये इसका मतलब हो गया अनेक मामाओं के मित्र। यहाँ पे रथ जो है ये भी उन्होंने अनेक वचन कर दिया है, मतलब इन्होंने किया है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम भी करें, समझे क्या, हमने नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ट्रांसलेशन के वक्त हमें उसका एक रथ ऐसा लिखना है। मतलब अभी यहाँ पे मामाओं के मित्र अनेक रथ लाते हैं, ये मातुलानंद सहायका रथे आहरंती का ट्रांसलेशन हो गया।
सोचो अगर हमने मातुलानन सहायका रथं आहारंती ऐसा लिख दिया, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? मामाओं के मित्र एक रथ लाते हैं, ऐसा उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी टू चेंज द वचन कंपल्सरी ऑफ एवरी वर्ड, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अभी अनेक वचन में कर रहे हैं तो सबका अनेक वचन होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अनेक वचन करना है तो कर्ता अगर अनेक वचन में किया तो क्रियापद भी अनेक वचन में करना चाहिए, तभी वो सेंटेंस अनेक वचन में होता है। ये ध्यान में रखिए। ओके। कस्सकानन सुकरा दीपे धावंती, मतलब कस्सकानन मतलब किसानों के सुअर, यहाँ भी उन्होंने सुकरों का अनेक वचन में कर दिया सुअर। दीपे धावंती मतलब दीप की ओर दौड़ते हैं। तो इसी तरह उन्होंने ये बहुवचन का 3 उदाहरण दिए हैं, और नीचे जो दिया है वो अभ्यास 6, मतलब ये छठी विभक्ति का अभ्यास है, मतलब पाठ है। तो हम इसका अभी अध्ययन करेंगे। हाँ, तो ये यहाँ पे हम पहला जो उदाहरण है, कस्य कस्य पुत्तो वेजस सहायेन सतिम आगच्छति, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे देखिए, कस्य कस्य पुत्तो मतलब क्या होगा? किसान का लड़का। क्या हुआ? किसान का लड़का। अभी वेजस सहायेन सद्धिम, ये जो अभी तीनों दिख रहे हैं, वेजस सहायेन मतलब जो डॉक्टर है, उस वेजस म्हणजे डॉक्टर का जो मित्र है, डॉक्टर का जो मित्र है, यहाँ पे 2 शब्द जो है, ये कस्स कस्स और ये वेजस, ये दोनों क्या है? छठी विभक्ति में है। तो ये किसके है? इसके क्या है? इसका कस्स कस्स का पुत्र है और वेजस का सहायक है, मतलब मित्र है। हाँ, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? किसान का लड़का डॉक्टर के मित्र के साथ, यहाँ पे सद्दिम है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सद्दिम हो गया, यहाँ पे सद्दिम मतलब किसान का लड़का डॉक्टर के मित्र के साथ आता है, ऐसा इसका अर्थ हो गया। ओके। अगर हम अ, हाँ, क्या था वो? कस कस उत्तो वेजस सहायकेन सद्धिम आगच्छति। ओके। ये इसका अभी यहाँ पे हम देखेंगे, कस कस पुत्तो, ये जो है ये किसान का लड़का, किसान का लड़का। और इसके आगे वेजस सहा, ये के न सती, वेजस मतलब वैद्य का, वैद्य का क्या? मित्र। और यहाँ पे तृतीया विभक्ति है और सद्दिम लगा है, तो इसका मतलब हो गया उसके साथ, वैद्य का मित्र, मित्र के साथ।
और क्रियापद जो है वो आगच्छति मतलब आता है, ये इसका मतलब है। किसान का लड़का वैद्य के मित्र के साथ आता है, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। समझ गए आप? अभी ये पार्ट दिख रहा है क्या आपको? हेलो, हाँ बोलिए। पार्ट पार्ट दिख रहा है क्या? पार्ट पार्ट नहीं अभ्यास दिख रहा। नहीं दिख रहा है? किसान का लड़का वैद्य उतना ही दिख रहा है। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। ओके, हाँ, अभी दिख रहा होगा शायद। नहीं। हाँ अभी दिख रहा है। हाँ, अभी अभी पीपीटी दूसरा, दिख रहा है। हाँ, अभी ये जो अभी ये जो दूसरा सेंटेंस है, ब्राह्मणस्य कुद्दलो हत्तम्मा पतति। तो अभी यहाँ पे देखिए, ब्राह्मणस्य कुद्दालो, ये आपको यहाँ पे शब्द दिखा है। तो ब्राह्मणस्य कुद्दालो का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण की कुदल बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? कुदल तो मराठी में बोलते हैं। जो खड्डा खोदने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कुदाल। और मराठी में कुदल कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं कुछ पता नहीं। ब्राह्मण से कुदालो हथम्मा। अभी ये हथम्मा कौन सी विभक्ति हो गई? ये हथ जो है यहाँ पे मूल शब्द है, और माँ मतलब पंचमी विभक्ति का प्रत्यय हो गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पंचमी विभक्ति का शब्द है। तो इसका मतलब हो गया हाथ से, मतलब हाथ से, पतति मतलब हथम्मा पतति। तो क्या पतति मतलब क्या गिरता है? पत का मतलब होता है गिरना। तो क्या गिरता है? तो ब्राह्मण से कुदालो, मतलब ब्राह्मण की कुदाल। ये हथम्मा मतलब हाथ से, मतलब हाथ और कुदाल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका पूरा जो अर्थ है इसका, ब्राह्मण से कुदालो हत्तम्मा पतति, इसका मतलब हो गया ब्राह्मण की कुदाल हाथ से गिरती है, या गिरता है। अभी हिंदी में इसे क्या कहते हैं पता नहीं। ओके, थर्ड जो है, मिगा आवाटे ही निखमंती। तो यहाँ पे निखमंती एक क्रियापद है। तो कौन बाहर जाते हैं? तो मीगा जाता है, मतलब कर्ता यहाँ पे मीगा है। कुमार मनोज सावळे रेज हैंड। हाँ, तो इसको अनम्यूट कीजिए। इसका क्या, इनका क्या प्रॉब्लम है? हाँ बोलिए, कुमार मनोज, सॉरी वंदना। नमस्कार सर. हाँ सर माझा प्रश्न थोडा थोडा वेगळा आहे पण विचारू का? हाँ, विचारा ना। म्हणजे सब्जेक्टशी कारण आता आपण जसं हे सेंटेन्स ट्रान्सलेट करतो हिंदीमध्ये, तर त्यावेळेस हे जे क्रियापद आहेत, क्रियापद, तर ते तीनही काळामध्ये सारखंच करायचं असते का? म्हणजे जसं आगच्छती हे वर्तमानमध्ये, मग आगच्छी सती भविष्यामध्ये, आणि आगच्छी हे ह्याच्यात भूतकाळामध्ये. तर तसंच बरोबर. पतती वर्तमान, पती नाही, पतती सती कसं करायचं मग दरवेळेस? त्याच्यासाठी काही फॉर्म्युला आहे का? कारण की ते क्रियापदाचं 3 टेन्स मध्ये रूपांतरण करताना जमतच नाही, सेंटेन्सेसच नाही, मग तिथेच अडकून बसतो आम्ही. ते तुम्ही जसं आगच्छतीचं केलं ना, तसंच करायचंय ना मग पती तुम्हाला। सती आणि पती, हा पततीचं पतती सती आणि पती भूतकाळामध्ये. हा हा, पण तुम्हाला युक्त आहे केलं ना, नाही. नाही एक काम, क्रियापदाचा मूळ जो धातू जो आहे
तो हम्म. अलग करायचा आणि त्याला वर्तमान काळाचे प्रत्यय, भविष्य काळाचे प्रत्यय किंवा अतीत काळाचे प्रत्यय जोडायचे. जो शब्द तयार होईल तो क्रियापद तयार होईल त्या काळातला. म्हणजे फक्त मूळ धातूला हे लावायचं प्रत्यय. आता इथे बघा, पतती जो आहे ना, तो पत हा मूळ धातू झाला. हा ती तो वर्तमान काळाचा लागलेला आहे, एक वचनाचा. तुम्हाला आता याचा भविष्य काळ करायचा आहे, बरोबर? तर याचा मूळ धातू जो आहे पत, तो बाजूला काढायचा आणि त्याला इस्सती प्रत्यय जोडायचा. तर तो काय होईल? पतिस्सती होईल, नाही का? ही त्याला जोडल्यानंतर पतिस्सती हा त्याचा भविष्य काळातला क्रियापद तयार झाला. म्हणजे ब्राह्मणस्स कुद्दालो हत्तम्मा पतिस्सती असं जर तुम्ही लिहिलं अनागत काळामध्ये, भविष्य काळामध्ये, तर काय अर्थ होईल? ब्राह्मणाची कुदळ हातातून पडेल. पतिस्सती. आणि भूतकाळामध्ये ही फक्त प्रत्येक पती. मग प्रत्येक क्रियापदाला तसंच फक्त प्रत्यय लावल्याने होतो का? म्हणजे ई कारांत असो, उकारांत असो. येस येस येस. आणि सर नाही, सांगा ना. नाही, प्रत्येक जो धातू जो आहे ना, तर त्याला तसंच हे तुमचे जे प्रत्यय दिलेले आहेत, वर्तमान काळ, भविष्य काळ आणि भूतकाळ, हेच प्रत्यय त्याला जोडायचे. मग तो मूळ धातू जो आहे तो फक्त तुम्हाला काय करायचंय? बाहेर काढायचा आहे त्याला. आलं लक्षात? आता इथे बघा, धावंतीचा धाव मूळ धातू आहे, वंदतीचा वंद आहे, पहरतीचा पहर आहे, वगैरे वगैरे. ओके. अच्छा, ठीक. आणि आणखी एक प्रश्न होता. आपण तृतीय विभक्तीमध्ये एन, एही, एबी हे प्रत्यय लागतात. तर प्रत्येक वेळेला सेंटेन्सचं ट्रान्सलेशन करताना ते च्याद्वारे असं म्हणायचं का? कारण की कधी कधी च्याद्वारे ऐवजी शब्द दुसरे पण येतात, म्हणजे ट्रान्सलेट करताना. म्हणजे प्रत्येक वेळेस च्याद्वारे असं नाही, फक्त आपण तसं समजायचं का ट्रान्सलेशन करताना शब्द कुठला येऊ? मग जसं आता इथे आहे रथेन जर म्हटलं, नाही का, रथेन तृतीय विभक्ती, तर काय होईल? रथाने असं पण तुम्ही म्हणू शकता. रथाने येत, रथेन आगच्छति, म्हणजे सो रथेन आगच्छति, म्हणजे तो रथाने येतो. तर इथे रथाच्या द्वारे, रथाच्या मार्फत असं तुम्ही म्हटलंच पाहिजे असं काही नाही. परंतु तुम्ही रथाने म्हटलं तरी ते तुमच्या वाचणाऱ्याच्या तुमच्या लक्षात येतं की हा जो आला आहे हा कशाच्या मार्फत आलेला आहे? रथाच्या द्वारे आलेला आहे, रथाच्या मार्फत आला आहे. इट इज नॉट कंपल्सरी, परंतु तुमचा तो प्रदर्शित झाला पाहिजे, तो अर्थ दिसला पाहिजे तिथे की हा तृतीय विभक्तीचा आहे. मग एक वचन असो का अनेक वचन असो. तुम्हाला काय दुसरा शब्द आणखी कोणता आला का तृतीय विभक्तीमध्ये काही? नाही, हेच पण असं ट्रान्सलेशन करताना जसं आता हे आहे, कुमारा हत्तेही पत्ते आहारीस सती. मग हत्ते ही म्हणतो आपण, एही एबी प्रत्यय तृतीयच नाही, एन एही एबी तृतीयच आहे ना, एन एही एबी. मग इथे आपण कुमारा हत्ते ही पत्ते आहारस सती आहे, तर मग हत्ते ही आपण दरवेळेस हातों द्वारा असं नाही म्हणत, मग हातों से म्हणतो. मग से तर हा पाचवा पंचमीचा पण असं आहे. नाही, तो फक्त हातों से पात्र लाते है असं म्हटल्यानंतर ते कळतं ना समोरच्याला की हाताने पात्र आणलेलं आहे, तर ती पंचमी नाही होणार. तुम्ही ट्रान्सलेशन असं पंचमी नाही होणार. आलं लक्षात? आणि पंचमी जर समजा करायची असेल तर मग कसं होईल ट्रान्सलेशन हिंदीमध्ये? कोणत्या सेंटेन्सचं सर? ह्या सेंटेन्स पंचमी मध्ये जर तुम्ही करायचं म्हटलं तर कसं होईल? कुमारा तस्मा आम्हास्मा हा प्रत्यय लागतो. आम्हास्मा हो. मग हथमा हत्तस्मा दोन्ही प्रत्यय चालू शकेल. हत्तस्मा पत्ते आहारीस सती. आता इथे आहार सती हा शब्द आहे, तर हातापासून पात्र आणतो असं वाक्य होऊ शकेल का? हातापासून नाही, हाताद्वारेच. बरोबर. आलं लक्षात? हे तुमचं जे क्रियापद जे आहे ना त्याच्यावर पण लक्ष ठेवायचं. म्हणजे पंचमी विभक्ती ही जे आहे
त्या शब्दाचा जो क्रियापद जो आहे ना त्या वाक्यातला हा त्याला दूर नेत असतो. आता पतती, नंतर गच्छती वगैरे हे क्रियापद कसे आहेत, हे दूर नेणारे क्रियापद आहेत, है की नाही. हो बरोबर. आता हा आगच्छती पण आहे, पण गामस्मा आगच्छती म्हणजे गावापासून येतो असा. तर तुम्हाला तो सेन्स आला पाहिजे की इथे तृतीय विभक्ती आहे का पंचमी विभक्ती आहे. तर तुम्ही त्याचा याच्यापासून म्हणजे तृतीय विभक्ती दिले, मग तृतीय विभक्तीचं ट्रान्सलेशन केलं तुम्ही, मग परत यू जस्ट ट्राय पंचमीचं पण ट्रान्सलेशन करून बघा. तर त्यामध्ये तुम्हाला अडचण निर्माण होईल बघा, ते वेगळंच वाक्य तयार होईल. मग तुम्ही कन्फर्म करायचं की नाही हे तृतीयामधलंच वाक्य आहे. असं तुम्ही ट्रायल अँड एरर बेसिस वरती तुम्ही प्रॅक्टिस करा. नंतर मग तुम्हाला कन्फर्म होत जाईल ते सगळ्या गोष्टी. ओके. हो सर. हो ठीक आहे सर. आणि सर आता हरती याचं 3 टेन्स मध्ये काय होईल बरं? कसलं काय? हरती आहे, हरती प्रत्यय, ती प्रत्यय आहे. मग त्याचं हरिसती ई लागून इस्सती बनेल, हरिसती. नुसतं हर हाच आहे का हा धातू? हो ना धातू सर मॅडम, एवढा ती आणि अंती बाहेर काढल्यानंतर उरलेला तो धातूच असतो. अच्छा. आता हरती म्हटल्यानंतर तुम्ही ती बाजूला काढला वर्तमान काळाचा प्रत्यय, तो उरला अच्छा. काय, हर उरला ना. तर बरं, मग हो. तो हर धातूच आहे किंवा स्टेम आणि आहे, जे काय अच्छा. आणि त्याला. जर धातू हा बोला. त्याला जर काय धातू अनुनासिक असला तर तेव्हा अनुनासिक? हा म्हणजे वंदंती असा जर असला वंदती, मग ते हा तर वंद मग जसा काही अहो मी तुम्हाला किती वेळा सांगितलं की ती आणि अंती बाजूला काढल्यानंतर जे काही उरेल, जे असेल ते तो धातू. याच्यामध्ये आता तुम्हाला शंका यायलाच नाही पाहिजे. मी काय म्हटलो, वर्तमान काळातला ती आणि अंती हे प्रत्यय क्रियापदामधून बाहेर काढले, तर जो उरला जो आहे तो काय आहे, धातूच आहे. इथे बघा धावंती आहे, तर अंती काढल्यानंतर इथे काय दिसतोय तुम्हाला, धावत धातू झाला. बोर्डवर बघा तुमच्या स्क्रीनवरती दिसतंय का, 4 नंबरचं वाक्य दिसतंय का? हॅलो हॅलो, बोर्ड वरच दिसतंय का सध्याची, दिसतंय ना हो बोर्ड? दिसतंय. मॅडम कुठे गेल्या, त्यांना आवाजच येत नाही. ओके. हो सर, दिसते सर. हा समजलं सर, थँक्यू. नाही फक्त माझं कन्फ्युजन कसं होतं, जसं वंद आहे तर मग भूतकाळामध्ये वंदी होईल का? हो ना, वंदी होईल ना, असं. होईलच ना. ठीक त्याचा आहे. डाऊट घ्यायचा विषयच नाही. जे होईल ते घ्यायचं, आपलं ठीक आहे सर. स्वतःच काही टाकायचं नाही. जे होईल ते होईल, फक्त नियमाने तुम्ही प्रत्यय त्याला जोडायचे. इथे बघा, ठीक आहे. धावंतीचा धाव झाला, वंदंतीचा वंद झाला, अच्छा. पहरतीचा पहर झाला, आहरंतीचा आहार झाला, गच्छंतीचा गच्छ झाला त्यामुळे. धातू, इच्छतीचा इच्छ झाला, नाही का. हो हो. ददंतीचा काय झाला, इथे दा झाला. हा हम्म. हा फक्त अपवाद आहे. तर मूळ जो धातू जो आहे ना, त्याला तुम्ही भविष्यकाळ आणि अतीत काळाचे प्रत्यय लावायचं. जे तयार होईल ते होईल, त्याच्याबद्दल शंका घ्यायची नाही. ओके. हो ठीक आहे सर, थँक्यू. हा, धन्यवाद सर. ओके, वेलकम. आता मिगा आवटेही निखमंती म्हणजे बाहेर पडणे, बाहेर पडतात, मतलब बाहर निकलते हैं. तो कौन निकलते हैं, मिगा मतलब बहुत सारे हरिण जो होते हैं वो निकलते हैं. तो कहाँ से निकलते हैं, आवाटे ही. अभी बाहर निकलना ये जो है क्रियापद, उससे पता चल जाता है कि कोई तो भी कहाँ से दूर जा रहा है. तो आवाटे ही लिखा है उसके पहले, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये इसका मतलब होता है खड्डा. तो 100% ये खड्डे से ही निकल रहा है. मतलब ये आवाटे जो है, आवाटे ही, ये पंचमी में है. ये क्रियापद से भी हमें बहुत सारे जानकारी मिल जाती है. तो बहुत सारे हिरण खड्डों से बाहर निकलते हैं.
मतलब आगे जाते हैं, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और 4 नंबर का जो है वाणिजानंग अस्सा कस कस गामंग धावंती। अभी यहाँ पे देखिए 2 शब्द है छठी विभक्ति में। कौन से? ये वाणिजानंग और कस कस, कस कस। तो वाणिजानंग इसका मूल शब्द जो है ये है वाणिज्य, मतलब व्यापारी। और आनंद जो है इसे क्या लग गया? प्रत्यय लग गया, आनंद। तो वाणिज्य प्लस आनंद तो वाणिजानंग हो गया, मतलब अनेक व्यापारियों का या व्यापारियों के। अस्सा मीन्स घोड़े। अस्सा, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो यहाँ पे वाणिजानंग अस्सा, इसका मतलब हो गया व्यापारियों के घोड़े। अभी आगे देखिए, कसकस गामंग मतलब किसान के गांव को। गामंग जो है अभी ये द्वितीय विभक्ति में है, तो यह यहाँ पे अनुस्वार आ गया तो हमें पता चल जाता है कि ये द्वितीय विभक्ति। तो टुवर्ड्स गांव मतलब गांव की ओर। तो किसान के मतलब ये गांव किसका है? तो ये किसान का गांव है, ऐसा इसका मतलब होगा। किसान के गांव को दौड़ते हैं या किसान के गांव के तरफ दौड़ते हैं। वाणिजानंग अस्सा कस कस गामंग धावंती मतलब व्यापारियों के घोड़े किसान के गांव के तरफ दौड़ते हैं, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो गया। ओके, वाणिजानंग अस्सा। तो हमें ये छठी विभक्ति कब मालूम होती है? कि उसके आगे कोई ना कोई नाउन जरूर होता है, नाउन जरूर होता है। वो एक एक तरफ देखिए तो वो प्रथमा में होता है या द्वितीया में होता है, एक वचन में होता है या अनेक वचन में होता है। तो यहाँ पे 5 नंबर का जो सेंटेंस है या देखिए 5 नंबर का सेंटेंस, मातुलस्य मित्तो तथागतस्य सावके वंदन्ति। तो यहाँ पे मातुलस्य मित्तो मतलब मामा का मित्र, एक वचन में है ना। ये मातुलस्य भी एक वचन में है और मित्तो भी एक वचन में, मतलब मातुलस्य मित्तो मीन्स मामा का मित्र। तथागतस्य सावके, यहाँ पे अभी तथागतस्य सावके हो गया, मतलब किसके श्रावक है? तो तथागत के श्रावक है। तो यहाँ पे सावके जो है अनेक वचन में है और द्वितीय विभक्ति में है, क्योंकि ये अंग और ए, ये द्वितीय विभक्ति की ये क्या है? प्रत्यय है। तो यहाँ पे बहुत सारे श्रावक है। तो वंदती मतलब वंदन करता है। तो कौन वंदन करता है? मातुलस्य मित्तो मतलब मामा का मित्र। तथागत के श्रावकों को, ये श्रावके जो है ये अनेक वचन में है, तो तथागत के श्रावकों को वंदन करता है। अभी आप सोचेंगे कि सर यहाँ तो श्रावक तो अनेक वचन में है, तो वंदती कैसे आ गया? तो वो अनेक श्रावकों को वंदन करता है, लेकिन अनेक श्रावकों को वंदन करता है, लेकिन वंदन करने वाला तो एक ही है, मातुलस्य मित्तो। तो ये एक वचन होगा, क्रिया करने वाला जो है तो एक ही है, मातुलस्य मित्तो। तो एक ही होने के कारण क्रियापद भी हमारा ये एक ही वचन में आएगा, वंदती। यहाँ पे वंदंती ऐसा नहीं आएगा, ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। 6 नंबर का जो सेंटेंस है, अमच्चो भूपालस्य खग्गेन सप्पं पहरति। तो अमच्चो मतलब मंत्री, भूपालस्य खग्गेन, यहाँ पे अभी देखिए, तो यहाँ पे अभी भूपालस्य खग्गेन, अभी ये जो नाउन आया उसको तृतीया विभक्ति लग गई है। तो इसका कैसा मतलब होगा? भूपालस्य
खग्गेन। तो खग का मतलब होता है, खग्ग का मतलब होता है तलवार। ओके, तो ये खग्गेन तृतीया विभक्ति है। तो इसके द्वारा और इसके मार्फत इसका मतलब होता है तृतीया विभक्ति का। तो ये जो खग्ग है वो किसकी है? भूपालस्य है। ये आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि भूपालस्य ये जो शब्द जो है ये छठी विभक्ति में आता है। ये संबंध दर्शाता है या पोजीशन दर्शाता है। तो ये भूपालस्य खग्गेन मतलब भोपाल की, भोपाल के तलवारी से, तलवार से, भोपाल राजा के तलवार से सप्पंग पहरती मतलब सर्प को मारता है। कौन मारता है यहाँ पे? कर्ता कौन है? पहरती। कौन पहरती, कौन मारता है? तो अमच्चो मारता है, मतलब मंत्री मारता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन मारता है? अमच्चो मारता है, मतलब मंत्री मारता है। तो किसके तलवार से मारता है? भूपालस्य खग्गेन मतलब राजा के तलवार से सांप को मारता है। तो यहाँ पे भूपालस्य जो शब्द है ये छठी विभक्ति में आया है, और उसके साथ ये जो नाउन आया है वो तृतीया विभक्ति में आया है। ऊपर देखेंगे सावके, ये द्वितीय विभक्ति में आया है। यहाँ पे कस कस कुत्तो अगर हम देखेंगे या ब्राह्मण से कुत्तालो, ये प्रथमा विभक्ति में आया है। तो ये आपको उसके हिसाब से उसका ट्रांसलेशन करना है। अभी हम नीचे देखेंगे, वाणिजा गामे मनुष्यानं पिटके ही मच्छे आहारंती। तो क्रियापद क्या क्या है? आहारंती, मतलब ये बहुवचन में सेंटेंस है। आहारंती का मतलब हो गया लाते हैं। आहर का मतलब लाना, ऐसा होता है। तो ये हमें वर्तमान काल और अंति प्रत्यय लग गया, और आहार का मतलब है लाना। तो ये आहारंती का जो मीनिंग है वो हो गया लाते हैं। कौन लाते हैं? दूसरा पहला सेंटेंस, पहला क्वेश्चन हम हमेशा की तरह पूछेंगे इसे, तो हमें समझ में आता है वाणिज्य मतलब अनेक व्यापारी। ये आहरंती अनेक वचन में होने के कारण हमारा कर्ता भी क्या हुआ? क्या हो गया? अनेक वचन में, मतलब अनेक व्यापारी लाते हैं। अगर हम सिर्फ ये कहे वाणिज्य आहरंती, तो इसका मतलब हो गया व्यापारी लाते हैं। अभी बीच में जो दिए हुए जो शब्द है अभी उनको देखेंगे, लेकिन कर्ता के बाद हमें कर्म के पास जाना है। तो क्या यहाँ पे कर्म क्या किसके ऊपर क्रिया हो रही है? किसके ऊपर वो क्रिया हो रही है? तो यहाँ पे मच्छे जो है, मतलब मछली जो है इसके ऊपर क्रिया हो रही, तो मच्छे। तो ये द्वितीय विभक्ति अनेक वचन है। ओके, ये क्या है? द्वितीय विभक्ति अनेक वचन। तो मच्छे मतलब व्यापारी मछलियों को, ये भी अनेक वचन है, मछलियों को लाते हैं। अगर हम पाली का जो अगर सेंटेंस ले, वाणिज्य मछलियों को लाते हैं, ये हो गया। अभी ये गामे मनुष्यानं पिटके ही, अभी ये देखेंगे वाणिज्य गामे मनुष्यानं पिटके ही मच्छे आहरंती। तो यहाँ पे छठी विभक्ति कौन सी है? कौन से शब्द से है? तो मनुष्यानं। मनुष्य, मनुष्य प्लस आनंद मतलब मनुष्य, मनुष्यों के, मतलब मनुष्यांचे। पिटके ही, तो यहाँ पे पिटके ही आहारंती होता है। तो समझिए लाते हैं, तो किसके द्वारा लाते हैं? तो इसका मतलब पिटक मतलब जो पेटारा जो होता है ना, उसका जो टोकनी कहते हैं ना, उसके मार्फत, मतलब उसके जरिए, ऐसा इसका मतलब होगा। मनुष्यानं पिटके ही मतलब मनुष्यांच्या पिटाराद्वारे किंवा पेटीने किंवा टोपलीने, अनेक टोपलीने मासे आणतात। आता वाणिज्य हो गया, मनुष्यानं पिटके ही हो गया, मच्छे हो गया, लेकिन गामे
ये है गामे का मतलब क्या होगा। अभी गामे जो है तो मूल शब्द यहाँ पे गाम है और उसे प्रत्यय लग गया है ए, उसे प्रत्यय क्या लग गया है ए। तो अभी हमने द्वितीय विभक्ति में देखा है कि ए प्रत्यय अनेक वचन में आता है, तो अनेक गांव को, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। अनेक गांवों को, वाणिज्य अनेक गांवों को मनुष्यों के पिटारे के जरिए मछलियां लाते हैं, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो गाम है और उसको जो प्रत्यय लग गया है ए, तो ये हमें सप्तमी में भी मिलता है ये प्रत्यय। अभी तक हमने वो उसको पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, फिर भी अगर उसका अगर हमने इस्तेमाल किया तो गांव में ऐसा हो जाएगा। गांव में, गांव के अंदर, ऐसा। तो अनेक व्यापारी गांव के गांव गांव में मनुष्यों मनुष्यों के पिटारे से मछलियों को लाते हैं, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। हाँ, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। लेकिन अभी तक हमने सप्तमी नहीं पढ़ी है, तो हम द्वितीय विभक्ति ही का इस्तेमाल करेंगे। तो ये अनेक वचन है गामे, तो अनेक गांवों को, अनेक व्यापारी अनेक गांवों को मनुष्य के पिटारे से मछलियां लाते हैं। तो ये ट्रांसलेशन उसका सही हो गया। ओके। अभी आठवां जो है सेंटेंस, चोरो वेजस्स सकटेन मित्तेन सह गामम्मा निकमति। आशा माने रेज हैंड, प्लीज अनम्यूट हर। हाँ बोला मैडम। हाँ जयवीर। जयवीर सर, हाँ सर वाणीच्या गामे मनुष्यानं कीटकेही मत्स्य आहरन्ति. याचं असं होईल का सर मराठीमध्ये मग मंत्री गावातील मनुष्यांसाठी मंत्री कहाँ है यहाँ पे? पिटाऱ्यातून मासे आणतात. मंत्री मंत्री कुठे इथे? वाणिज्य आहे ना, व्यापारी आहे. सॉरी, व्यापारी गावातील मनुष्यांसाठी पिटाऱ्यातून मासे आणतात. गावातील मनुष्यांसाठी असं नाही होणार. गामे आता याचा गामे गावातीलच होईल ना सर, गावातील मनुष्यांसाठी. नाही 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 नाही, गामे हे गाव को. आता गावातील जर म्हणायचं जर असेल ना, तर गामस्मिन मनुष्यानं असं म्हणावं लागेल. आलं लक्षात? म्हणजे सप्तमी वापरावं लागेल. वाणिज्य गामे गावातील, म्हणजे गावातील म्हणजेच काय, गामस्च आलं ना, ते गावाचेच आले, नाही का? व्यापारी गावे व मनुष्यांसाठी पिटाऱ्यातून मासे आणतात. हा, तुम्ही जर चतुर्थी विभक्तीचा जर तुम्ही अर्थ घेतला तर मनुष्यांसाठी त्याचा अर्थ होईल, असं होईल. पण आपण काय शिकतोय आता सध्या? छठी विभक्ती शिकतोय, तर तो अर्थ आपल्याला लावणं आता अभिप्रेत आहे, नाही का? आता चतुर्थी विभक्ती आपण शिकून झालं, त्याचे उदाहरणही झाले. आता छठी विभक्ती शिकतो आपण, तर त्या अर्थाने तुम्ही ट्रान्सलेशन करा. आता तुम्ही जो म्हणतायत ना चतुर्थीच्या याच्याने, तसं पण जर बघितलं, हे बघा, अनेक व्यापारी गावामध्ये मनुष्यांसाठी अनेक पेटाऱ्यांनी मासे आणतात, असं पण त्याचं ट्रान्सलेशन होऊ शकतं, जर समजा तुम्ही चतुर्थी विभक्ती घेतली तर. ओके. अदरवाइज जर छठी विभक्ती जर घेतली तर काय होईल? मनुष्यांच्या पेटाऱ्यांद्वारे, असं त्याचा अर्थ होईल. वाणिज्य गामे म्हणजे अनेक व्यापारी अनेक गावांना मनुष्यांच्या
पेटाऱ्याने माशांना आणतात, असं त्याचा ट्रांसलेशन होईल. अगर हम छट्टी का उपयोग करेंगे तो ओके, पण वाणीच्या गावातील मनुष्यांना कीटकांच्या द्वारे मासे आणतील असं नाही होणार. गावातील अगर तुम्ही जर म्हणायचं असलं तर गावातील माणसे याचाच म्हणजेच गावाचे माणसे असं होतं की नाही. मग गावाचे माणसे म्हणायचं असेल तर मग तुम्हाला गामस्स मनुष्यानं असं म्हणावं लागेल. म्हणजे मग ते गावातील किंवा गावाचे असं होईल. आलं लक्षात. किंवा तुम्ही जर सप्तमी अजून आपण शिकलेलो नाहीये तर सप्तमीचा अर्थ आपल्याला इथे लावता येणार. वाणीच्या गामे म्हणजे गावातील मनुष्यांसाठी पेटाऱ्यांद्वारे मच्छे आहारंती. तर असा अर्थ ज्यावेळेस जर तुम्ही सप्तमीचा जर लावला तर तो अर्थ होईल. म्हणजे तुम्हाला शब्दाप्रमाणे आणि विभक्तीप्रमाणे जसा अर्थ लावायचा असेल तसा तुम्ही लावू शकता. पण राईट नाव आता आपण काय आहे गावे आणि मच्छे हे दोन्ही पण कम्म आहेत सर. म्हणजे गामे आणि मच्छे हे विभक्तीतील कम्म आहेत ना सर? हो हो. ओके, धन्यवाद सर. गावाला आणि काय म्हणता याला मछलीला. आलं लक्षात. म्हणजे टुवर्ड्स. आता इथे गामे जर तुम्ही सप्तमी घेतला तर अर्थ पूर्ण चेंज होणार. आलं लक्षात. किंवा मनुष्यानं इथे छट्टीच्या ऐवजी चतुर्थ घेतला तरी अर्थ बदलणार. तर ते जे जे काही अर्थ होतील ना ते लिहून काढायचे. काही घाबरायचं नाही. म्हणजे चुकलं आहे असं समजायचं नाही. डोंट वरी. ओके. आता राईट नाव फक्त याचा आपण काय छट्टी विभक्ती म्हणून आपण त्याचा हे करतोय. हा हात कोणी वरती केलाय बघा बरं अजून. टू पार्टिसिपंट. हा कोण? जागृती. हा बोला. हॅलो सर, ह्याच वाक्याचं मी असं मराठीमध्ये केलं. याच वाक्याचं अनेक व्यापारी गाव से मनुष्य के टोकरी में मच्छे लाते हैं असं होऊ शकते का सर? नाही नाही, तुम्ही तर सगळं त्याचा हेच करून टाकला. त्याचा अर्थ असा कसा होईल सांगा परत. तुम्ही काय केलं? अनेक व्यापारी अनेक गाव इथेच चुकत आहे सर. थोडस गावे आहे ना, अनेक गावे. इथे थोडसा अर्थ येत नाही आहे. मनुष्य के टोकरी में मच्छे लाते हैं. टोकरी में नहीं है, ये टोकरी में टोकरियों से है. टोकरी से. टोकरी हा पंचमी विभक्ती आहे. इथे तृतीय विभक्ती लागलेली आहे. टोकरी में नाही. टोकरी में जर असं म्हटलं ना तर मग ती सप्तमी विभक्ती लागते. ती आपण शिकलेलो नाही, त्यामुळे तो विषय येत नाही. आता गामेचं काय म्हटलंय तुम्ही? गामेचं काय केलं? गामा गावे. नाही नाही, वाणिज्या गामे. परत मराठीतलं ट्रान्सलेशन सांग काय केलं. अनेक व्यापारी गाव से मनुष्य आता गाव से. हा एक मिनिट. गाव से हे तुम्ही कसं म्हणू शकता? नाही येत सर, गाव से भी नाही येत. गाव से म्हटलं तर एक तर तुमची पंचमी विभक्तीचा प्रत्यय इथे लागला पाहिजे होता, नाही का? पण इथे म्हा स्मा आणि म्हा आहे का? नाही आहे. इथे गाम ए आहे. मग तो एक प्रत्यय कुठल्या विभक्तीमध्ये आहे ते शोधायचं आणि त्या विभक्तीचा अर्थ लावायचा. द्वितीय विभक्तीमध्ये येते. हा येस. मग त्या द्वितीय विभक्तीचा अर्थ लावायचा. आलं लक्षात? हा हा ठीक आहे सर. थँक्यू सर. ओके ओके. एनीबडी? दुसरं कोणी नाही ना? बर ठीक आहे. 8वं वाक्य आहे चोरो वेजस्स सकटेन मित्तेही सह गामम्मा निखमती. ओके. चोरो निखमती म्हणजे बाहर निकलना, बाहर निकलता है. ओके. बाहर निकल. कौन निकलता है बाहर? चोरो. हाँ ये फाइनल हो गया. तो वेजस्स सकटेन मित्तेन सह गामम्मा. वेजस्स सकटेन इसका मतलब हो गया
वैद्य के गाड़ी से, मतलब बाय, मतलब उसके द्वारा। हाँ, मतलब वैद्य के गाड़ी से, मतलब पंचमी नहीं है। हाँ, ये ए ना मतलब है तो तृतीया हो गई। मतलब वैद्य डॉक्टर की गाड़ी से, मित्रेण सह, मतलब मित्र के साथ, ये जो हो गया मित्र के साथ। ओके। अभी ये गामम्मा, ये कौन सा विभक्ति हो गई, कौन बता सकता है? गामम्मा बढ़ गए मैडम। हाँ बोलिए। केलेलं हा. हाँ बोला। पंचमी विभक्ती सर. व्हेरी गुड. हाँ, तो गाव से इथे तुम्ही म्हणू शकता, पण इथे पंचमी विभक्तीचा प्रत्यय लागलेला आहे मा, तो ये पंचमी विभक्ति है, तो उसी अर्थ में हमें अर्थ को समझना है। ततिया अभी गांव से अगर ऐसा बोला तो गांव के द्वारा, गांव के मार्फत, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं क्या? तो क्या होगा इसका मीनिंग? चोरो वेजस्स सकटेन मित्तेन सह गामम्मा लिखमती, मतलब चोर डॉक्टर के गाड़ी से, मतलब बाय तृतीय विभक्ति, बाय व्हीकल, मित्र के साथ, गांव से निखमती, मतलब गांव से, मतलब गांव और वो दूर जाते हैं, पंचमी, तो बाहर निकलता है, गांव से क्या, बाहर निकलता है। मराठी में अगर किया जाए इसका ट्रांसलेशन, तो चोर वे चोर डॉक्टर के, चोर डॉक्टरांच्या गाडीने मित्रासोबत गावातून बाहेर पडतो, गावातून किंवा गावापासून बाहेर पडतो, अशा पद्धतीने या मराठीतून याचा अर्थ होईल आणि हिंदीतून त्याचा अर्थ होईल. तर यामध्ये बघा, प्रथमा विभक्ती आलेली आहे, नंतर छठी विभक्ती आलेली आहे, तृतीय विभक्ती आलेली आहे, मित्तेन सह म्हणजे सोबतच्या अर्थाने शब्द आलेला आहे, आणि गामम्मा मतलब पंचमी भी विभक्ति आ गई है, जो बहुत सारी विभक्ति यहाँ पे इस शब्द को आई है. ओके. हा, जेठे काय हात वर केला होता, जेठे काय तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे, काय विचारायचंय? हा बोला. हा भगवान जेठे साहेब. सर काही नाही ते हा हँडरेज राहिला होता, फक्त मराठी ट्रान्सलेशन केलं होतं ते सांगणार होतं, पण तुम्ही सांगितलं त्याच्यात तो हँडरेज राहून गेला तिथे. हा हा, नाही तुमचं सगळ्यांचं हँड रेज करून झालं आणि बोलणं झालं की तो लगेच मिटून टाकायचा, नाहीतर मग मला हा असं हा वाटतं की तो तो हँड रेजच आहे. नाही नाही काहीच नाही. ओके ओके. 9वं उदाहरण घेऊया आपण. उपासकस्य पुत्ता समनेहि सह विहारं गच्छन्ति. तो ये गच्छन्ति अनेक वचन में है, मतलब जाते हैं, तो कौन जाते हैं? उपासकस्य पुत्ता, मतलब उपासक के पुत्र, अनेक पुत्र. अभी देखिए, ये उपासकस्य जो है एक वचन में है, लेकिन पुत्ता अनेक वचन में है, तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसा करेंगे? एक उपासक के अनेक पुत्र, हो सकता है ना ऐसा, एक को अनेक पुत्र हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि अनेक उपासक के अनेक पुत्र ही लिखना है. तो एक उपासक के अनेक पुत्र, समने ही सह. अभी ये ए ही प्रत्यय लग गया, समण यहाँ पे मूल शब्द है, और सह है, तो इसका मतलब हो गया श्रवण के साथ, श्रवणों के साथ, अनेक वचन में, हम श्रवणों के साथ. कहाँ जाते हैं? विहारण जाते हैं. मतलब वेरी सिंपल. उपासकस्य पुत्ता समने ही सह विहारं गच्छन्ति, मतलब उपासक, एक उपासक के अनेक पुत्र अनेक श्रवणों के साथ विहार को, एक विहार को जाते हैं. ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो गया. तो इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं. ओके.
मतलब 30 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो मैंने अभी 9 एग्जाम्पल दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये समझ में आया होगा, छठी विभक्ति। तो ये जो बाकी अभी जो सेंटेंस है, ये आपको क्या करना है, इसका होमवर्क करना है। ओके, ये पाली में अनुवाद करे, ये भी मैं आपको एक सेंटेंस उदाहरण के तौर पर देता हूं, तो आप भी इसका ट्रांसलेशन के लिए ट्राई कीजिए। तो ये 2 नंबर का लेंगे हम। ये ओके, मामा का मित्र किसान के लड़के के साथ भात पकाता है। अभी यहाँ पे पकाता है, ये क्रियापद हो गया। तो ये इसका पाली में क्या होगा, ये पूरा सेंटेंस जो है एक वचन में है, तो पचती हो जाएगा। पचती मतलब पकाता है। कौन पकाता है? तो मामा का मित्र पकाता है, मतलब मातुलस्य सहायको। ओके, मातुलस्य सहायको। आगे क्या है? किसान के लड़के के साथ, मतलब कस्य कस्य पुत्तेन सद्धिम और सह, ऐसा इसका ओदनं पचती, ऐसा इसका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीनिंग हो जाएगा। क्या है ये? वो मातुलस पुत्तो कस कस सॉरी कस कस मित्तेन सह, मित्तेन सह ओदनं अरे मैंने तो पचती, अरे ये मैंने पाली में तो पूरा लिख दिया। ये मित्तेन सह ऐसा है, मतलब मामा का लड़का, मामा का लड़का, ये लिखना चाहिए था, फिर ट्रांसलेशन लिखा। मामा का लड़का किसान किसान के मित्र के साथ भात पकाता है। ये जो वाक्य दिया है सेंटेंस हिंदी में, उसका पाली में अगर किया जाए तो क्या होगा? मातुलस्य पुत्तो, मतलब मामा का लड़का, कसकस मित्तेन सह, मतलब किसान के मित्र के साथ, ओदनंग मतलब भात, पचती मतलब पकाता है। वो रिज्यूम करना चाहिए। हाँ ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मातुलस्य पुत्तो कसकस मित्तेन सह ओदनंग पचती, ये पाली में हो गया। और जो हिंदी में दिया है सेंटेंस, मामा का लड़का किसान के मित्र के साथ भात पकाता है, मतलब मातुलस्य पुत्तो, ये क्या हो गया? मामा का लड़का, सॉरी मामा का लड़का, वो क्या हो गया? मातुलस्य पुत्तो। और किसान के मित्र के साथ क्या हो गया? कस कस मित्तेन सह ओदनंग, भात का भात का क्या हो गया? ओदनंग। और पकाता है का क्या हो गया? पचती। तो इसी तरह ये जो हिंदी में दिया हुआ सेंटेंस है, ये पाली में इसका ट्रांसलेशन है। तो अभी आप ये भी ट्राई करके देखिए, जो उसका पाली में भाषांतर कीजिए। ये भी अगर आपको अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी ये छठी विभक्ति जो है, ये हमने यहाँ पे देखी है।
संबंध और रिलेशन या पोजीशन के बारे में देखा है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वो अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी कितना, एक 10 मिनट है, 10 मिनट में किसी डाउट है, कुछ है तो वो पूछ सकते हैं। ओके। बोलिए केदारनाथ जय भीम जी। सर. जय भीम सर. जय भीम, जय भीम। सर ते विद्यार्थी वाक्याबद्दल विचारायचं होतं. हाँ 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 हाँ। जसं एखादी वाक्य आहे समजा, रज्जको सहाय्येन सह साटकं धोवेय. बरोबर आहे का सर? रज्जको राज्य को काय? सहाय्यकेन राज्य को काय? राज्य को सहाय्यकेन सहाय्यकेन सह सह साटकं साटकं धोवेय. जसं म्हणजे धोवती होतं ते, त्याचं धोवेय केलं. धोबेय. हा. त्याचं मराठीमध्ये धोबी मित्रासह धोबी मित्रासह वस्त्र धुवावे असं होईल का सर? धोबी मित्रासह वस्त्र धुवावे. वस्त्र धुवावे. हो हो. हा बरोबर आहे ना? किंवा धोबीने असं होईल धोबीने का? म्हणायचं. हा धोबीने. धोबीने म्हणायचं. हा धोबीने अच्छा. मित्रासह वस्त्र धुवावे. हो हो. थँक्यू सर. ओके ओके. गुड गुड. व्हेरी नाईस. ते पूर्ण सोडवले सर त्याच्यातले. हा. ते विद्यार्थी सोडवले. बरं 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 बरं. सोडवले का? हो, चालेल हो. चालेल. छान. ओके ओके. नेक्स्ट कोण है? सर पंचमीचं थोडक्यात सांगा ना थोडस पुन्हा. काय? पंचमी विभक्ती, एकवचन अनेकवचन. काय तुम्ही मागच्या क्लासला नव्हता का? हो सर. मागच्या तुम्ही संदेशजी रिव्हिजनचं घेत नाही का? रविवारला टाकत नाही का सेशन? जसा वेळ मिळतो तसं अटेंड करते. ओके मैडम, मुझे मैसेज कीजिए. ठीक है. हा. तुम्ही ना संदेश सरांना मेसेज करा. तुम्हाला पूर्ण लेक्चर जे आहे पंचमीचं पूर्ण लेक्चर तुम्हाला ते पाठवतील किंवा अरेंज करतील. आलं लक्षात? तरी पण पंचमी विभक्ती जी आहे ना, तुम्हाला मी सांगतो, पंचमी विभक्तीचा अर्थ होतो च्या पासून. ओके. आणि त्याचे प्रत्यय आहेत आ, मा आणि स्मा. हे एक वचनामध्ये. बहुवचनामध्ये आहे एही, एही आणि एभी. ओके. जर तुम्ही गाम शब्द घेतला तर गावापासून असं जर तुम्हाला म्हणायचं असेल तर ह्या तिघापैकी तुम्ही कोणताही एक प्रत्यय इथे लावायचा. गामस्मा किंवा गामम्हा, गामम्हा किंवा गामान म्हटलं तरी चालेल. तर याचा अर्थ होतो काय? गावापासून असा होतो. किंवा वृक्ष शब्द घेतला म्हणजे वृक्ष म्हणजे पेड किंवा झाड. तर झाडापासून तुम्ही जर तुम्हाला म्हणायचं असेल किंवा अनेक झाडांपासून म्हणायचं असेल तर मग एही, एभी म्हणजेच काय? वृक्षेही किंवा वृक्षे ही. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? अनेक झाडांपासून. इतकं सिंपल आहे पंचमी विभक्ती वगैरे. बाकीचं काही एवढं तुम्ही त्या संदेशजीकडनं मेसेज हे करून तुम्ही ते बघा. आणखी तुम्हाला काही अडचण आली तर मग सांगेल परत. ओके. नेक्स्ट.
नेक्स्ट कोणी आहे का? हॅलो सर. हा हॅलो सर. हा बोला बोला. हा भीमराव जाधव बोलतोय. हा बोला ना साहेब. ते मागच्या वेळेस सर तुम्ही वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्य काळातली वाक्य बनवायला सांगितली होती. हम्म. हॅलो हॅलो. हो बोला, मला ऐकू येते, तुम्ही बोलत हा राहा, मला ऐकू त्याच्यामध्ये येते. त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्याची वाक्य बनवायला सांगितली होती. हा हा. विद्यार्थ्याची वाक्य बनत नाही ना सर त्याच्यामध्ये, जर तर याच्यामध्ये नाही बनत? नाही बनत. एक नाही बनत? हा एकही नाही बनत, कारण त्या विद्यार्थ्याला 2-2 क्रियापद आणि 2-2 हे आहेत, कर्ते आहेत. 2-2 करते आहेत. हा म्हणजे आधी जे आपण जे विद्यार्थ्याचा केलंय ना गृहपाठ हा 15 मध्ये, त्याच्यावर सचेत लागते ना, सचेत जर किंवा असे जे वाक्य लागतात हा. तर दोन वाक्य तयार होतात. नाही, ते सचेचे नका बनवू, सिंपल एक सेंटेन्स बनवायचं. हा सचेचं तुम्हाला नाही जमणार ते. हा नाही जमले. हा, एक सिंपल सेंटेन्स बनवायचं. जसं की बघा, हे आपल्या केदारनाथ साहेबांनी बघा, रजको सहायकेन सह साटकं धोवेवे, अशा या पद्धतीचे तुम्ही वाक्य बनवा. ते सचेचं तुम्हाला नाही जमणार अजून, ते तुम्हाला हा याच्यातले प्रॅक्टिस आहे. हा, सिंपल वाक्य बनवा. एकच करता आणि एकच क्रियापद. ओके. हा एकच करता एक करता असेल तर बरेल. हा, असेच वाक्य बनवा. ओके, नेक्स्ट आहे का कोणी अजून? नेक्स्ट साहेब भगवान जेठे बोलतोय. सर हे माझा प्रश्न विद्यार्थ्या संबंधातच आहे. सर आता एक वाक्य घेतलं होतं आपण वर्तमान काळाचं, धीवरो पिटकेन मच्छं आहारती, कोळी टोपलीद्वारे मासा आणतो. याचं आपण विद्यार्थ केलं होतं, धीवरो पिटकेन मच्छं आहरेय, कोळीने टोपलीद्वारे मासा आणावा. व्हेरी गुड, काहीच एकदम करेक्ट आहे. सर आता हा झाला वर्तमान काळाचा. आता हेच वाक्य मी अनागत काळाचं घेतलं, धीवरो पिटकेन मच्छं आहरिष्यति, म्हणजे कोळी टोपलीद्वारे मासा आणेल. आता या वाक्याचं विद्यार्थ करायला जातात तर मला त्याचं प्रति म्हणजे कसं करायचं, या याच्यात कसं करणार? आता ह्या वाक्याचं ते मी तुम्हाला प्रवण पण केला होता, तर काय याचं काय करायचं? ठीक आहे, काय हरकत नाही. ऑलरेडी तुम्ही वाक्य तयार करून टाकलेलं आहे, तर आता ते भविष्य काळाचं विद्यार्थ करण्यात काही अर्थ नाही ना, तसं होणार नाही. ते वर्तमान वर्तमान काळाचं जे वाक्य आहे ते तुम्ही ऑलरेडी विद्यार्थ्यामध्ये करून टाकलेलं आहे. आणि भविष्य ती आता जरी भविष्य काळाचं जे तुम्ही वाक्य सांगितलं आणि तुम्हाला जर ते विद्यार्थ्यामध्ये करायचं आहे, तर ते ऑलरेडी तुम्ही केलेलंच आहे ना, ते करून केलेलं आहे. बरं, म्हणजे ते काही काळाशी निरूप नाही आहे. आपल्याला वर्तमान काळाचं जे वाक्य आहे त्याच्यातच आपण जे काही प्रत्यय दिले ते करून आपण विद्यार्थी करू शकतो. बाकी काळामध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही. ओके सर, थँक्यू सर. व्हेरी ओके, थँक्यू. गुड. नेक्स्ट. हॅलो सर, जय भीम सर. हा, जय भीम. हा सर, काही नाही, मला एवढंच सांगायचं होतं की मी होमवर्क केलेलं टाकलाय, ते चेक नाही झालाय सर, तर जरा चेक करून घ्याल. काय नाव तुमचं? सुनीता ढोके. ओके, सुनीता ढोके. हो, आज रात्री बघतो. चालेल. नेक्स्ट आहे का कोणी? नाही. ओके. विशाखा मॅडम, प्लीज अनम्यूट माइक. हॅलो सर, मलाही तेच होतं की भूतकाळ आणि विद्यार्थ करताना जसं बुद्धो सावके पुच्छती, तर बुद्ध श्रावकांना विचारतात. तर मग जसं भूतकाळ करताना बुद्धांनी श्रावकांना विचारले आणि विद्यार्थ्याला बुद्धांनी श्रावकांना विचारावे,
तर बुद्धो तसाच राहील ना, तेच कन्फर्म करायचं होतं मला. नाही, क्रियापदामध्ये चेंज होईल, बाकी काही चेंज करायची नाही. ओके, तो थँक्यू सर. सावकान उच्छेय नाही का, हा. म्हणजे हा. हा असं अलग बुद्धांनी सावकांना विचारावे. हा, तर ते बुद्धानी झालं तर तेच मला कन्फर्म करायचं होतं की नाही, नाही. बुद्धो ती तशीच राहील ना विभक्ती. हो हो, ती तशीच हो, तशीच त्याच्यामध्ये ओके नाही बदल ओके करायचा. सर. ओके हा, सर, good, थँक्यू. good, छान, good, good.